तो भाई इंपॉर्टेंट लोगों की और इंपॉर्टेंट लॉस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही इंपॉर्टेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं अब गॉस लॉ की। तो चलिए पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए अपन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आ गए हैं। तो ये क्या कहता है, देखो गॉस साहब ने बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिया, इंपीरिकल लॉ था। एक बात बताओ, अगर किसी चीज के अंदर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बस इन्होंने इसी बात का एक बहुत प्यारा लॉ निकाल दिया और इन्होंने कहा द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface, अंडरलाइन कर लेना क्लोज सरफेस को, in a electric field is 1 by epsilon naught times the charge enclosed in it। मतलब कि किसी भी केस में अगर आपको किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और आपको चार्ज दिया है तो वो गंदा वाला जो फॉर्मूला देखा था ना अपन ने, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वाला, ये वाला फॉर्मूला, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कब देखोगे, जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बारे में बातें की गई होंगी। बट अगर चार्ज दिया है तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अगर किसी सरफेस के अंदर सपोज करिए क्यू चार्ज है तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके अंदर जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा, अब मुझे एक एग्जांपल दिया कि अगर एक सरफेस है उसके अंदर डाइपोल इनक्लोज कर दो आप। अगर मैंने डाइपोल इनक्लोज कर दिया तो भाई नेट चार्ज कितना होगा, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। जब आप टोटल चार्ज निकालोगे इसका तो टोटल चार्ज क्या आने वाला है, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जल्दी में अपन कर रहे हैं। देखो कितना मजा आ रहा है और कितनी आसानी के साथ पूरी वही इन डेप्थ बातें कर रहे हैं अपन, जो कि मैं एक आधा घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे के वीडियो में बता सकता हूँ आराम से। हाँ ऐसा होता था, फिर ऐसा होता था, फिर ऐसा हुआ होगा, पता चला उतनी देर में आधों की तो बत्ती गुल है। अब क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, आप बताओ। तो इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट में सीधे पकड़ना है, दम से पकड़ना है। चलो देखो, इसके बाद अब मुझसे कहा गया कि आपके पास दो सरफेसेस हैं S1 और S2, स्फीयर हैं, 2D में तो सर्कल दिखेंगे, और इनके अंदर चार्जेस इनक्लोज्ड हैं 2 कूलम और 3 कूलम। आपसे कहा गया कि दोनों सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रेशियो निकालो। पहला वाला तो बहुत आसान है। पहला वाला क्या कह रहा है, ये देखो भाई, ये सरफेस है, इसके अंदर जो अपने पास चार्ज है वो है +2, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आ जाएगी 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। बट जो दूसरा वाला है उसमें बहुत लोग गलती करते हैं यार, उसमें ये सब सोचते हैं 3 बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो क्योंकि चार्ज तो 3 है। नहीं, इस S2 के अंदर S1 बैठा हुआ है, टोटल चार्ज जो है वो भाई 3 + 2 5 हो चुका है। इट इज नॉट 3, इट इज नॉट 2, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, क्योंकि ये S2 के अंदर ही S1 है तो अंदर तो सारा चार्ज लेना पड़ेगा ना। तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा 5 बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक बार 5 बाय एप्सिलॉन नॉट, φ1 और φ2 आ गए। भैया रेशो मांगा था, φ1 बाय φ2 इज 2 बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 बाय एप्सिलॉन नॉट। So φ1 by φ2 is 2 by 5 is the answer of this question. Electric flux associated with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed. जितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दो, आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं और आगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। अ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अच्छा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहां क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे। Another प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट a,0, हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक माइनस क्यू रखा हुआ है 2a,0 पे, हमने कहा ठीक है, रख दिए, तीनों रख दिए। डायग्राम बना दो, 0 पर, a पर और -2a पर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a/2। ओरिजिन उसका सेंटर है और
तो यार 3a/2 तो a और 2a के बीच में आएगा और ओरिजिन सेंटर होगा, तो ये हो गया 3a/2, ये हो जाएगा -3a/2। तो यार गौर से देखो, जो -q जो -2a पर रखा हुआ था वो तो इस स्फीयर के बाहर है। बस इस क्वेश्चन के अंदर इतनी ट्रिक थी, वो बाहर वाले को लेने की जरूरत नहीं है। अंदर कौन कौन है, 2 2q's बैठे हुए हैं अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 2q बाय एप्सिलॉन नॉट वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अच्छी वैरायटी थी। डायग्राम बनाओ, पढ़ो, डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स पे चार्जेस को रखो, देखो कि उस स्फीयर के अंदर क्या आ रहा है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अगर मैं इसी चीज में एरिया कर देता, रेडियस कर देता 3a, तो फिर वो -q भी अंदर आ जाता, तो नेट अपने पास हो जाता +q -q, मतलब कि q बचता, q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर होता। तो ये देखो कि कौन अंदर है, जो अंदर वाला है वो अपना है चार्ज अंदर वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो बाहर वाला है भैया तू बाहर ही रहे, हमारे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये गॉस ने सिंपल कहा। चलिए और देखते हैं। अब हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं गॉस लॉ को यूजिंग कूलम्स लॉ, मतलब कि मुझे कूलम्स लॉ पता है और अब मैं गॉस लॉ को निकालना चाहता हूं। देखो कैसे निकालते हैं यार, इस लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं अपन। इसके लिए अपन ने ले लिया एक पॉइंट चार्ज। अब अपन जानते हैं अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और गॉस ने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस, तो भैया सरफेस तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर मैं एक r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो उसके लिए r डिस्टेंस से पास होने वाला मैंने स्फीयर मान लिया एक, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री। आप उल्टा सीधा जैसा चाहो मान सकते हो। एक वीडियो और है मेरी पुरानी प्लेज का, उस वीडियो में देखोगे तो मैंने दूसरे तरह से कर दिखाने की कोशिश करी थी। इस बार मैं और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। सो अपन ने क्या करा, इस सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया ds, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये हमने कूलम्स लॉ से ही निकाला था, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही नहीं है, वो कहां से कूलम्स लॉ है, वो कूलम लॉ से ही तो आया था, F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पर क्या हो जाएगी, K 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, लिख दी मैंने। इसके बाद मुझसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले पर तो जाना पड़ेगा ना। क्या था, ये हमने पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं, फाई = E.ds। अब इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो। अब अगर आप गौर से यहां पर देखो तो मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया होता है उसकी डायरेक्शन होती है सरफेस के नॉर्मल, तो ये बन गया सरफेस के नॉर्मल, तो ये हो गया सरफेस एरिया, और इसी डायरेक्शन में जा रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो जब मैं इसको E.ds को ओपन करूंगा तो भाई वो cos 0 आएगा, यहाँ पे cos 0 का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा। अब E की वैल्यू आपने जैसे ही रखी तो देखो ये मैंने E की वैल्यू रख दी। अब ये पूरी चीज कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस भी तो, डिस्टेंस भी तो उस स्फीयर की जो हमने मानी थी सरफेस, इसीलिए तो स्फेरिकल मानी थी कि r भी कांस्टेंट। बाहर क्या बचा, इंटीग्रेशन ds। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का बताओ, 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बचा q बाय एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म। बट हमारा मन कहां मानने वाला है गुरुजी, आपने हमसे जो कहा इस वाले केस में हमें एक चीज और थोड़ी सी ऐड करनी है। क्या कि अगर हमने किसी स्फेरिकल सिमेट्री की जगह पर कुछ और मान लिया होता तो क्या करते। तो यहां पर मुझे तुम्हें ना थोड़ी सी पुरानी बातें याद करानी पड़ेंगी, कराता हूं। देखो जरा चना चोर गरम वाले कौन खिलाता हूं तुमको, देखो देखो देखो। एक और मेथड, अब की बार हम क्या करते, उन्होंने कहा हमसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r², इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी ds, वहां तक सब कुछ सही है। मैंने q/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया। हमारे कई धुरंधर महारथी हमारी फील्ड के जो पढ़ा रहे होंगे वो कहेंगे नहीं हमें सॉलिड एंगल का लॉजिक समझाओ, तो भैया इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे अपन बोलते ना चना चोर गरम वाला कौन, ये ऐसा कुछ बनता है। तो ये जो 3D में बनता है ना, ये जो सरफेस एरिया बन रहा है और ये जो उसकी डिस्टेंस है, ये जो सरफेस एरिया है मान लो ds, और ये जो डिस्टेंस है ds बाय r² इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। छोटी सी सरफेस लिया और उसके डिस्टेंस जो थी ओरिजिन से जहां से अपन निकाल रहे थे उससे डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल अगर देखें तो यहां पर बन रहा है आपके पास ds बाय r², और ds बाय r² को मैंने लिख दिया d ओमेगा, यानी कि ये बन गया मेरे पास सॉलिड एंगल। अब अगर आप स्फीयर के लिए आओ तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया पूरा का पूरा स्फीयर बन रहा था, तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr²।
और रेडियस क्या हो गई आर स्क्वायर, दोनों को कट कर दो, क्या बचा 4 पाई। तो इसीलिए ये जो आपके पास सॉलिड एंगल आ रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 पाई, किसके लिए, एक कंप्लीट स्फीयर के लिए। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका प्रूव हो चुका है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी आसानी के साथ हमने दोनों तरीके से कर लिया। वो डीएस वाले को फॉलो करना ज्यादा आसान है, सॉलिड वॉलिड एंगल के चक्कर में मत पड़ना। बट अगर कोई परेशान कर रहा है तो लो भाई सॉलिड एंगल भी दिखा दो, क्या जा रहा है उसमें अपना। डीएस बाय आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख के उसको 4 पाई लिख दिया इंटीग्रेशन के बाद, कहानी खत्म हो गई, पैसा हजम हो गया। यहां से शुरू हुई है गॉस की कहानी। अब गॉस कहेंगे, मैं कूलम को प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब गॉस के एप्लीकेशंस की बातें करनी है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा है। 5 मार्क का ही प्रकट होगा जब प्रकट होगा तो यार इसी तरह से आसानी के साथ छोटे छोटे से पार्ट्स में चीजों को पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।